नमस्कार बंधुओं, साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी की एक बेहद भावुक और यादगार कहानी शालवती। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, विरह और स्त्री के आत्मसम्मान की एक जीवंत तस्वीर है। बंधुओं, इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो आइए सुनते हैं यह मार्मिक कहानी। सदा नीरा अपनी गंभीर गति से उस घने साल के जंगल से कतरा कर चली जा रही है। सालों की श्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही है, परंतु वह इस छायादान को अपनी छोटी छोटी वीचियों से मुस्कुरा कर टाल देती है। उसे तो ज्योत्सना से खेलना है। चैत की मतवाली चांदनी परिमल से लदी थी। उसके वैभव की यह उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के किनारे के फूस की झोपड़ी पर भी बिखरना पड़ा। उसी झोपड़ी के बाहर नदी के जल को पैर से छूती हुई एक युवती चुपचाप आकाश के दूरवर्ती नक्षत्रों को देख रही थी। उसके पास ही सत्तू का पिंड रखा था। भीतर से दुर्बल कंठ से किसी ने पुकारा, बेटी। परंतु युवती तो आज एक अद्भुत गौरव नारी जीवन की सार्थकता देखकर आई है। पुष्करणी के भीतर से कुछ मिट्टी रात में ढोकर बाहर फेंकने का पारिश्रमिक चुकाने के लिए रत्नाभरणों से लदी हुई एक महालक्ष्मी बैठी थी। उसने पारिश्रमिक देते हुए पूछा, बहन, तुम कहाँ रहती हो? कल फिर आना। उन शब्दों में कितना स्नेह था, वह ममत्व क्या इन नक्षत्रों से भी दूर की वस्तु नहीं? विशेषतः उसके स्नेह के लिए वह तल्लीन थी। भीतर से फिर पुकार हुई, बेटी शालवती, रात को नहा मत। सुनती नहीं बेटी? पिताजी। शालवती की तंद्रा टूटी। वह उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि वृद्ध छड़ी से टेकता हुआ झोपड़ी के बाहर आ रहा है। वृद्ध ने शालवती की पीठ पर हाथ रखकर उसके बालों को टटोला। वे रूखे थे। वृद्ध ने संतोष की सांस लेकर कहा, अच्छा है बेटी, तूने स्नान नहीं किया ना? मैं तनिक सो गया था। आज तू कहाँ चली गई थी? अरे, रात तो प्रहर से अधिक बीत चुकी। बेटी, तूने आज कुछ भोजन नहीं बनाया? पिताजी, आज मैं नगर की ओर चली गई थी। वहां पुष्करणी बन रही है, उसी को देखने। तभी तो बेटी, तुझे विलंब हो गया। अच्छा, तो बना ले कुछ, मुझे भी भूख लगी है। ज्वर तो अब नहीं है, थोड़ा सा मूंग का सूप। हाँ रे, मूंग तो नहीं है। अरे यह क्या है रे? पिताजी, मैंने भी पुष्करणी में से कुछ मिट्टी निकाली है, उसी का यह पारिश्रमिक है। मैं मूंग लेने ही तो गई थी, परंतु पुष्करणी देखने की धुन में उसे लेना भूल गई। भूल गई ना बेटी? अच्छा हुआ। पर तूने यह क्या किया? बच्चियों के कुल में किसी बालिका ने आज तक। अरे, यह तो लज्जा पिंड है बेटी, इसे मैं न खा सकूंगा। किसी कुल पुत्र के लिए इससे बढ़कर अपमान की और कोई वस्तु नहीं। इसे फोड़ दो। शालवती ने उसे पटक कर तोड़ दिया। पिंड टूटते ही वैशाली की मुद्रा से अंकित एक स्वर्ण खंड उसमें से निकल पड़ा। शालवती का मुंह खिल उठा, किंतु वृद्ध ने पुनः कहा, बेटी, इसे सदा नीरा में फेंक दे। शालवती विषाद से भरी उस स्वर्ण खंड को हाथ में लिए खड़ी रही। वृद्ध ने पुनः कहा, पागल लड़की, आज उपवास न करना होगा। तेरे मिट्टी ढोने का उचित पारिश्रमिक केवल यह सत्तू है, वह स्वर्ण का चमकीला टुकड़ा नहीं। पिताजी, फिर आप? मैं आज रात को भी ज्वर का लंघन समझूंगा। जा, यह सत्तू खाकर सदा नीरा का जल पीकर सो रह। पिताजी, मैं आज की रात बिना खाए बिता सकती हूँ, परंतु मेरा एक संदेह। पहले उसको फेंक दे, तब मुझसे कुछ पूछ। शालवती ने उसे फेंक दिया। तब एक निश्वास छोड़कर बुढ़े ने कहना आरंभ किया, आर्यों का वह दल जो माधव के साथ ज्ञान की अग्नि मुंह में रखकर सदा नीरा के इस पार पहले पहल आया, विचारों की स्वतंत्रता का समर्थक था।
कर्मकांडियों की महत्ता और उसकी पाखंड प्रियता का विरोधी वह दल सब प्रकार की मानसिक या नैतिक पराधीनता का कट्टर शत्रु था। जीवन भर उसने नए ढंग से विचार करना आरंभ किया। धर्म का ढोंग उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता था। वह आर्यों का दल दार्शनिक था। उसने मनुष्यों की स्वतंत्रता का मूल्य चारों ओर से आंकना चाहा और आज गंगा के उत्तरी तट पर विदेह, वज्जी, लिच्छवी और मल्लों का जो गणतंत्र अपनी ख्याति से सर्वोन्नत है, वह उन्हीं पूर्वजों की कीर्ति लेखा है। मैं भी उन्हीं का कुलपुत्र हूँ। मैंने भी तीर्थंकरों के मुख से आत्मवाद, अनात्मवाद के व्याख्यान सुने हैं, संघों के शास्त्रार्थ कराए हैं, उनको चतुर्मास कराया है। मैं भी दार्शनिकों में प्रसिद्ध था बेटी। तो उसी धवल यश की दुहिता होकर किसी की दया पर अपना जीवन निर्वाह करे, यह मैं नहीं सहन कर सकता। बेटी, गणराज्य में जिन लोगों के पास प्रभुत धन है, उन लोगों ने निर्धन कुलीनों के निर्वाह के लिए यह गुप्त दान की प्रथा चलाई है कि अंधेरे में किसी से थोड़ा काम कराकर उसे कुछ स्वर्ण दे देना। क्या यह अनुग्रह नहीं है बेटी? है तो पिताजी। फिर यह कृतज्ञता और दया का भार तो उठावेगी वही हम लोगों की संतान, जिन्होंने देवता और स्वर्ग का तिरस्कार किया था, मनुष्य की पूर्णता और समता का मंगल घोष किया था। उसी की संतान अनुग्रह का आश्रय ले। नहीं पिताजी, मैं अनुग्रह न चाहूंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है। जानती है बेटी, मैंने दार्शनिक वादों में सर्वस्व उड़ाकर अपना कौन सा सिद्धांत स्थिर किया है? नहीं पिताजी, आर्थिक पराधीनता ही संसार में दुख का कारण है। मनुष्य को उससे मुक्ति पानी चाहिए। मेरा इसलिए उपास्य है स्वर्ण। किंतु आपका देवता कहाँ है? वृद्ध ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, मेरा उपास्य मेरी झोपड़ी में है, इस सदा नीरा में है और है मेरे परिश्रम में। सालवती चकित होकर देखने लगी। वृद्ध ने कहा, चौक मत बेटी, मैं हिरण्यगर्भ का उपासक हूं। देख, सदा नीरा की शिलाओं में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा है। तो क्या पिताजी, तुमने इसीलिए इन काले पत्थरों से झोपड़ी भर रखी है? शालवती ने उत्साह से कहा। वृद्ध ने सिर हिलाते हुए फिर अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया और सालवती उसने घूम कर लज्जा पिंड को देखा भी नहीं। वह दरिद्रता का प्रसाद यूं ही बिखरा पड़ा रहा। शालवती की आंखों के सामने चंद्रमा सुनहरा होकर सदा नीरा की जलधारा को स्वर्णमयी बनाने लगा। शाल के एकांत कानन से मर मर की ध्वनि उठती थी। सदा नीरा की लहरें पुलिन से टकराकर गंभीर कलनाद का सृजन कर रही थी, किंतु वह लावण्यमयी युवती अचेतन अवस्था में चुपचाप बैठी हुई वज्जियों की, विदेहों की अद्भुत स्वतंत्रता पर विचार कर रही थी। उसने झुझला कर कहा, ठीक, मैं अनुग्रह नहीं चाहती। अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता परतंत्र बनाती है। लज्जा पिंड से मछलियों की उदर पूर्ति कराकर वह भूखी ही जाकर सो रही। दूसरे दिन से वृद्ध शिला खंडों से स्वर्ण निकालता और शालवती उसे बेचकर आवश्यकता की पूर्ति करती। उसके शाल कानन में चहल पहल रहती। अतिथि, आजीवक और अभ्यागत आते, आदर सत्कार पाते, परंतु यह कोई न जान सका कि यह सब होता कहाँ से है। वैशाली में धूम मच गई। कुतूहल से कुलपुत्र चंचल हुए। परंतु एक दिन धवल यश अपनी गरिमा में हंसता हुआ संसार से उठ गया। शालवती अकेली रह गई। उसे तो स्वर्ण का उद्गम मालूम था। वह अपनी जीवनचर्या में स्वतंत्र बनी रही। उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदा नीरा की धारा की तरह वेगपूर्ण था। मित्रों, अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी शालवती सुन रहे थे। फिर मिलते हैं कहानी के अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।